आज हम वर्णमाला को समझने जा रहे हैं। हमने एक ही शीट पर पूरा आपको समझाने के लिए बनाया है, जिससे कि और आपको इसके बाद बिल्कुल एकदम वर्णमाला बिल्कुल समझ आ जाएगी। क्या है वर्ण? आपके अ से ज्ञ तक जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। कि आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए इसमें मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करे हैं। मूल ध्वनि इस जितने भी अ से ज्ञ तक जो भी वर्ण होते हैं वो वर्णमाला बनाते हैं मिल कर के, ठीक है। और ये वर्णमाला क्या है? ये वर्णों से बनती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? इसमें जितने भी अ से ज्ञ तक वर्ण लिखे गए हैं ये वर्ण मूल ध्वनियाँ होती हैं, यानी कि जब हम उसको बोल रहे हैं तो वो ध्वनि है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरी बात है ये सब मूल ध्वनि है और इसके टुकड़े करना संभव नहीं है, यानी ये सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटा इसको हम नहीं बना सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी बन जाता है कि वर्णमाला की लघुत्तम इकाई भी मानते हैं इसको, यानी कि ये जो है एक लघुत्तम इकाई है, ठीक है। वर्ण दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। वर्ण जितने भी हम वर्ण पढ़ रहे हैं उनको दो भागों में बांटते हैं, जिन्हें हम स्वर और व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन में आपको संख्या भी पूछते हैं, तो संख्या भी मैंने लिखा है यहाँ पे। स्वर ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर जो संख्या पूछते हैं वो स्वर की पूछते हैं। जो स्वर हमारे हैं वो प्रमाणिक तौर पर 11 होते हैं, ठीक है, 11। और हमने इनको नीचे भी दिखाया है कि कौन कौन से वर्ण हैं जिनको हम स्वर कहते हैं, ठीक है, जिनकी मात्राएं बनती हैं, ठीक है। व्यंजन क से लेके ज्ञ तक की सारी ध्वनियाँ हैं सब किस में आ जाती हैं? व्यंजन में आ जाती हैं। और ये आप वर्ण उच्चारण के आधार पर, यानी कि हम जब पूरे वर्णों को मिलाएंगे तो हमारे 52 होते हैं, यानी 52 होते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। इसमें से फिफ्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा है कि वर्णों का जो समूह है, जो हम आ से ज्ञ तक जितने भी वर्ण पढ़ रहे हैं वो क्या है? वर्णमाला कहलाते हैं, ठीक है। तो वर्णों के भेद में स्वर और व्यंजन हमारे दो भाग होते हैं, यानी जो अ से अह तक होता है वो हमारा स्वर होता है। देखिए यहाँ पर दिखाया है 13, लेकिन हमें 13 नहीं लिखना होता है। ये जो दो हैं इनको मैंने अलग से नीचे दिखाया है अयोगवाह में, ठीक है। ये हमारा अयोगवाह है जिसमें कि हम इसको रखते हैं, ना तो ये स्वर में आपके आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, ठीक है। ये अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं जिनमें जो हमने 11 पढ़े हैं वो 11, ये बाकी जो इन दो को हटा के आते हैं वो 11 आते हैं। प्रमाणिक तौर पर यही हमारा जो है आंसर होता है, ठीक है। तो आ ई उ ऊ री ए आए ओ औ ये हमारे 11 विभाजित होते हैं। इनको भी हमने अलग अलग, ये हमारी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र होती हैं, जिनकी हम मात्राएं बनाते हैं, जिनको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं और इनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वतंत्र ध्वनियाँ यानी कि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं 11, इनको भी अलग अलग भाग में विभाजित करते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर है, ठीक है, यानी कि आ ई उ री, यानी जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। और ये जो है सबसे मूल ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। मूल हम बोल सकते हैं इसको मूल स्वर होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे इनके आधार पर हम आगे जब बढ़ते हैं और इन्हीं के आधार से हम क्या बनाते हैं? दीर्घ स्वरों को बनाते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम क्या है भाग 2 में इसको समझेंगे किस तरीके से बनाते हैं। वो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, कैसे बनाए जाते हैं। ये जो आए ये इन ह्रस्व स्वर से ही मिल कर के बने होते हैं जिनको हम दीर्घ बनाते हैं। तो इसका एक अलग अगले भाग में देख सकते हैं उसको। इसके अलावा हम एक भाग और पढ़ेंगे जिसमें गहराई से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अ ई ये ऊ और री, इनसे मिला के दीर्घ ध्वनियाँ बनाई जाती हैं, यानी कि आ ई ऊ ए आए ओ औ, ये होते हैं हमारे दीर्घ, ठीक है, जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा लुप्त स्वर, यानी कि जिस तरीके से हम किसी को आवाज़ लगाते हैं, किसी को पुकारते हैं, या नाटकों में आपने संवादों में सुने होंगे, तो जिसमें आप लंबा समय ले रहे हैं यानी 2 मात्रा से अधिक का समय ले रहे हैं वो किस में आ जाते हैं? प्रलुप्त स्वर में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी को आवाज़ दें तो राम, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एस टाइप में क्या बना हुआ है। ये बड़ी मात्रा के जो वर्ण होते हैं उनको दिखाने के लिए ये एक क्या बनाया जाता है?
साइन होता है डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो हम जो ये अ को ही क्या कर रहा है, ये जो हमने मात्रा लगाया है इसी मात्रा को ये दिखाता है, ठीक है। तो ये जो बड़ी मात्राएं होती हैं उनके लिए ये बनाया जाता है संकेत, ठीक है। अब आएंगे आगे अयोगवाह, जो कि हमने ऊपर बताया था कि जो है अयोगवाह में अंग और आह ध्वनियाँ शामिल हो जाती हैं। ये हमने नीचे इसको दिखा दिया, इसका उत्तर 11 ही लिखना है, ठीक है। फिर आता है हमारा व्यंजन, जो दूसरे बाकी बचे हुए जितने भी वर्ण हैं वो व्यंजन में चले जाते हैं। व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनको उच्चारित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके बिना हम स्वर के बिना इसको उच्चारित नहीं कर सकते। आप इस यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो अ लिखा है, ख लिखा है, इसमें पहले से ही अध्वनि शामिल है, क्योंकि अगर को विच्छेद करके लिखेंगे तो क हलंत अ ही ये बनेगा। कि इसका मतलब है अगर हम इसमें से अ निकाल दें तो फिर इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ नहीं लिखा है, हलंत लगा के नहीं लिखा है। इसका मतलब इसके पहले से ही अंदर अध्वनि शामिल है, यानी अ मात्रा शामिल है, ठीक है। तो जितने भी हम यहाँ वर्ण देख रहे हैं व्यंजन के, वो अ मात्रा से पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो ये इसीलिए इसे कहा जाता है कि स्वर की सहायता से ही उच्चारित। हम का लिखते हैं तो यहाँ तो आपको पता है कि आ मात्रा है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही अ मात्रा शामिल है, ये ज़रूरी, ये पता होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो हम इस तरीके से क्यों लिखते हैं, 5 से 5 के जोड़े में क्यों लिखते हैं, क्योंकि इन्हें स्पर्श ध्वनियाँ कहा जाता है। इसको हम उच्चारण के आधार पर अलग अलग विभाजित करते हैं। इसको हम जब अगला भाग पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा गहराई से इसको समझेंगे कि व्यंजन को इस तरीके से लिखना और इनको इस तरीके से भागों में बांटना क्यों ज़रूरी है, हम इसको इस तरीके से क्यों लिखते हैं। क्योंकि ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और जितना भी पहला लेटर है हमारा प तक, उसके हिसाब से इनको वर्ग का नाम दिया गया। अगर हम इसको उच्चारित करेंगे तो क्या दिखाएंगे कि जो क वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है, च वर्ग जो है वो तालु से बोला जाता है, ट वर्ग है वो मूर्धन्य वर्ग है, ठीक है। त वर्ग जो है तो तालव्य है, जिसमें आपकी जो जीभ है वो दांत और दांत के पास जो उभरी हुई जगह है वहाँ लगती है। आप इनको उच्चारित करोगे तो आपको उस स्थान का नाम भी आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। प जो है वो ओष्ठव्य ध्वनियाँ हैं, क्योंकि प बोलते समय आपके जो ओष्ठ हैं यानी होठ उच्चारण होता है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया है। तो इसको हम आगे गहराई से पढ़ेंगे भाग 2 में। तो अभी हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि वर्ण क्या है और वर्ण के भेद क्या है, और वर्ण के भेद में स्वर और व्यंजन में क्या क्या भेद लिए जाते हैं, मतलब क्या क्या किन किन भागों में बांटा जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहीं पर हिंट दे रही हूँ। जैसे य र ल व है, ये आपका कौन सा व्यंजन हो जाता है, य र ल व हमारा हो जाता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो इनको हमने नाम दे दिया है अंतस्थ, ठीक है। अगला पार्ट जो है श, श, स और ह, ये जो श वाली ध्वनियाँ हैं इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि हम इनको ऊष्म, यानी जब हम इसको बोलेंगे तो जो हमारे मुख से जो है हवा, गर्म हवा निकलती है, इसीलिए हमें ऊष्म का मतलब ही गर्म होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ हमारे जो है श्र, एक लेटर आपका श्र होता है, यानी संयुक्त व्यंजन में इसको लेके जाते हैं। आपका श्र लेटर हो गया, ज्ञ हो गया, ठीक है, श हो गया और ज्ञ हो गया, ये आपके आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो हम इनको संयुक्त में लेते हैं, ठीक है। इनको भी हम अलग से पढ़ेंगे कि संयुक्त लेटर यानी संयुक्त वर्ण बनाने के लिए हमें कौन कौन से वर्णों का सहारा लेते हैं, इसको भी हम समझ। यानी कि 2 वर्ण और होते हैं। 2 वर्ण कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है ड, और यानी जिसको हम बिंदी लगा के ड बना देते हैं। एक होता है हमारा ढ, जिसको भी हम ढ़ बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको कुल वर्ण है, कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। हमें अगर प्रतियोगिता के हिसाब से आपको अगर देखना है तो उसमें बहुत दूसरे भाग में समझेंगे, जिसमें हम एक ही शीट में हम बहुत ज़्यादा की चीज़ों को लिख करके ना याद करके हम क्या करें, जो मेन जो आपके हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं या जो हाइलाइटेड चीज़ें हैं उनको हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि किताबों में आपके हर जगह थ्योरी है, लेकिन आपको उसको ग्राफ के तौर पर अगर आप समझना है, एकदम माइंड मैपिंग करना है, तो आपको उसको ग्राफ के तौर पर ही समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको एक तरीके से कनेक्ट करके समझिए कि कौन सी चीज़ किसका भाग है, किसका उपभेद है। इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं कि ये किसका उपभेद है, ये किसका भेद है। तो वहाँ के लिए आपको इस तरीके से समझना ज़रूरी है। इसको हम जब अगले भाग में कैसे समझेंगे तो उसमें भी हम
उपभेद जितने भी आते हैं, यानी स्वर के उच्चारण के हिसाब से कौन कौन सी जीभ के आधार पर उसको बांटा है, व्यंजन व्यंजन जिनको कि अलग अलग उच्चारण के स्थानों के आधार पर बांटा है, प्राण तत्व के आधार पर यानी घोष अघोष आपने सुने होंगे, ये इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, तो उसको हम देखेंगे। वो जो अगला भाग है वो प्रतियोगिता वाले छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम बहुत ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, कुछ ट्रिक्स लगाएंगे और उनको बहुत जल्दी समझेंगे। ठीक है, और समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं, ताकि मैं आपको उसी तरीके की चीज़ों का ईजी वे में कंटेंट आपको डाल दूँ।